अजय और विजय दोनों भाई शहर में रहते थे। उनके माता पिता शुरू से ही गांव में रहते थे, पर अजय ने जब शहर में कपड़ों की फैक्ट्री खोली तो उसने विजय को भी अपने पास शहर बुला लिया। अजय की शादी को 2 साल हो चुके हैं और 15 दिन पहले विजय की भी शादी हुई है। अजय की पत्नी शोभा बहुत ही चंट स्वभाव की है, जबकि रेणुका बहुत ही सीधी है। रेणुका की नई नई शादी हुई है, इसलिए वो अपनी जेठानी के स्वभाव को नहीं जानती। रेणुका की सास उसकी जेठानी शोभा के स्वभाव को जानती है, पर अभी रेणुका नई नई थी, इसलिए वो उसे इस बारे में नहीं बताना चाहती थी। शोभा, मैंने तुम्हें रेणुका के लिए 2 नए तौलिए रखवाए थे, पर पूरी अलमारी छान मारी, कहीं नजर ही नहीं आ रहे। रेणुका बहू अपने मायके से लाया हुआ तौलिया ही इस्तेमाल कर रही है। मैं सोच रही थी उसे वो 2 नए तौलिए भी दे दूं। क्या आप वो 2 नए तौलिए रेणुका को देने के लिए लाई थी? मुझे क्या पता माँ जी, पर शादी की भाग दौड़ में मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। मैंने तो वो 2 नए तौलिए इस्तेमाल कर लिए, मेहमान आ गए थे तो उन्हें दे दिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं बाजार से रेणुका को नए ले दूंगी। वैसे भी उसके लिए थोड़ी घर पहनने के कपड़े दिलवाने जाना ही है। माँ जी, आप क्यों चिंता करती हो? मैं रेणुका के साथ बाजार चली जाऊंगी और उसे उसकी पसंद के कपड़े दिलवा लाऊंगी। आपके घुटनों में दर्द रहता है ना, आप घर पर आराम करो। सास को पता था कि शोभा झूठ बोल रही है। उसने वो तौलिए अलमारी में छुपा कर रख दिए होंगे, पर वो उस वक्त चुप हो जाती है। कुछ देर बाद रेणुका अपनी जेठानी शोभा के साथ बाजार के लिए निकलने लगती है। तभी उसकी सास उसे खर्चे के लिए पैसे देती है, पर रास्ते में बहाने से रुपए शोभा मांग लेती है। रेणुका, वो माँ जी ने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो मुझे दे दो। ऐसा है ना, तुम्हें यहाँ के दुकानदार जानते नहीं है, मैं तो उनसे अपने हिसाब से मोल भाव कर लूंगी, पर तुम्हारे पास पैसे देखकर वो ज्यादा मांग लेंगे। मैं दुकानदारों के सामने तुमसे ये तो नहीं कहूंगी कि रेणुका पैसे दो। हाँ हाँ भाभी, ये लो, ये 5,000 रुपए माँ जी ने दिए थे। ये तो बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें सस्ती शॉपिंग कराऊंगी। चलो, यहाँ पास में ही सस्ता बाजार लगता है, वहाँ चलते हैं। शोभा चालाक तो थी और रेणुका बहुत ही शरीफ। चुपचाप जैसा जैसा शोभा ने कहा, रेणुका ने वैसा ही किया और शोभा ने रेणुका को सस्ते बाजार से फर्म में मिलने वाले कपड़े दिलवा दिए। रेणुका ने बचे हुए रुपए मांगने की हिम्मत ही नहीं की और शोभा मन ही मन खूब खुश हो रही थी। आज तो मेरी लॉटरी लग गई। 2,000 रुपए के कपड़े दिलवाकर 3,000 रुपए मैंने अपनी जेब में डाल लिए। अब इन रुपयों से मैं अपने लिए अच्छी सी बनारसी साड़ी खरीदूंगी। आज तो मेरी लॉटरी लग गई। घर आकर रेणुका ने जब अपनी सास को कपड़े वगैरह दिखाए तो वो समझ गई कि इस बार भी शोभा ने चालाकी कर ही ली, पर सास अब उसे क्या ही कहती। शोभा की चालाकी अब रेणुका के आने के बाद और बढ़ती जा रही थी। वो रेणुका का बहुत फायदा उठाती थी। रेणुका, एक काम करो, आटा गूंथ कर रोटियां तुम सेक लो, मैं तब तक सब्जी को छौंक लगाती हूँ। शोभा बहू, इतनी गर्मी हो रही है, तुमने रेणुका को आटे गूंथ कर रोटियां सेकने के लिए खड़ा कर दिया। कुछ तो सोचा करो। माँ जी, आप तो ऐसे कह रही है जैसे मैं रेणुका पर जुल्म ढा रही हूँ। अभी मैं सब्जी बनाकर आई हूँ, सारी रसोई साफ करी है, रखे हुए बर्तन मांजने हैं। अब 2-4 रोटियां रेणुका सेक भी लेगी तो कौन सा उसके हाथ घिस जाएंगे। माँ जी, कोई बात नहीं, मुझे तो रोटी बनाना अच्छा लगता है, मैंने रोटियां बना दी हैं। अच्छा हुआ भाभी ने मुझे रोटियां बनाने के लिए कह दिया। सास क्या बोलती, वो चुप हो जाती है। अब तो रेणुका शोभा के आगे बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, इसलिए शोभा के भाव और चढ़ गए। शोभा की चालाकी सिर्फ घर के कामों में ही नहीं, दूसरे कामों में भी रहती थी। वो फैक्ट्री की कमाई के बारे में भी अपने पति से बात करती रहती थी। सुनो जी, अब रेणुका और विजय का खर्चा भी इसी फैक्ट्री से चल रहा है, तो आपने क्या सोचा है, किस तरह से हिसाब कर रहे हो आजकल? हिसाब क्या करना है शोभा, सब कुछ हम दोनों भाइयों का ही है। हम दोनों भाई अलग थोड़ी हैं। बस इसी बात का मुझे डर था। तुम बहुत सीधे हो। तुम्हें पता भी है विजय ने शादी के बाद रेणुका को बाहर घुमाने के लिए कितने पैसे निकाले थे, और उसके बाद अभी मुझे पता चला है उसने रेणुका को सोने के नए कंगन भी बनवा कर दिए हैं। गया तो सब फैक्ट्री से ही है ना। अरे तो क्या हो गया शोभा, मैंने भी तो तुम्हें विजय की शादी में जड़ाऊ कंगन खरीद कर दिए थे ना, वो भी तो उसी फैक्ट्री में से गए थे। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। और हाँ, घर खर्च के पैसे खत्म हो गए तो मुझे 20,000 रुपए दे देना, मुझे घर का राशन और सामान लाना है। ठीक है, कल सुबह दे दूंगा। अगले दिन फैक्ट्री जाने से पहले अजय विजय को बुलाता है। विजय, मैंने तुम्हें बैंक में जमा कराने के लिए जो कैश दिया है उसमें से 20,000 रुपए अपनी भाभी को दे दो। शोभा ने घर का राशन और सामान लाना है। भैया, इसमें 5,000 रुपए कम है,
वो हमारे कमरे की अलमारी छोटी पड़ती थी, इसलिए मैंने सोचा कि हम अपने कमरे के लिए नई अलमारी खरीद लें। हाँ तो कोई बात नहीं, खरीद लाओ और बाकी के पैसे शोभा को दे दो। ये अच्छी बात है। मेरे कमरे की अलमारी जंग खा रही है। मैंने तो आज तक अपने कमरे की अलमारी नहीं बदली और तुम नई अलमारी लेने की बात कर रहे हो। तुम दोनों सही हो। और माँ जी, मैं देख रही हूँ कि आजकल आप रेणुका को बहुत सपोर्ट कर रही हो। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। रेणुका के दहेज में अलमारी नहीं आई थी और हमने भी उसे अलमारी नहीं दी। मैंने सोचा कि हम नई अलमारी ही खरीद देते हैं। इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अगर ऐसी बात है तो मैं भी अपने कमरे के लिए नई अलमारी खरीदूंगी। माँ जी, वो 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है ना, तो मम्मी ने मुझे अलमारी देने के लिए पहले ही बोल दिया था। मम्मी मुझे इस बार जन्मदिन पर अलमारी दे रही है। अच्छा, तो फिर एक काम करो बहू, तुम ये पैसे संभाल कर रख लो, इससे तुम अपने लिए कुछ और खरीद लेना। अब हमें तुम्हें जन्मदिन का कुछ न कुछ तो देना ही था। शोभा का मुंह जरा सा रह जाता है, क्योंकि अब अलमारी के लिए रीस करने का कोई फायदा नहीं था और जो रुपए रेणुका को मिले थे वो उसके जन्मदिन के उपहार स्वरूप थे। अब तो शोभा रेणुका की शराफत का बहुत फायदा उठाने लगी थी। वो उससे लड़ाई के बहाने ढूंढती थी। रेणुका, मैंने तुम्हें रसोई का चूल्हा और स्लैब साफ करने के लिए बोला था, पर तुमने ऐसे ही छोड़ दी। शोभा भाभी, मैं मशीन से कपड़े निकाल रही थी, इसलिए मुझे समय नहीं मिला। मैं अभी साफ कर देती हूँ। मुझे आज शादी में ना जाना होता तो मैं तुमसे एक बार भी इस काम के लिए ना कहती, पर मजाल है कि मेरे करे बिना कोई काम ठीक से हो इस घर में। शोभा बढ़ी हुई कमरे में तैयार होने जा रही थी कि अचानक आंगन में फैले पानी पर उसका पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से गिर जाती है। आह, मेरी कमर! रेणुका और सास दौड़ती हुई शोभा के पास जाती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जी, आप उधर से पकड़ो, आराम से, भाभी को बिस्तर पर ले चलते हैं। शोभा की कमर में बहुत दर्द हो रहा था और वो दर्द से चिल्ला रही थी। कुछ देर बाद अजय और विजय भी घर आ जाते हैं। शोभा की कमर का मांस फट गया था, जिस कारण वो उठ भी नहीं पा रही थी। रेणुका और उसकी सास घर का सारा काम करते हैं और शोभा की देखभाल भी पूरी तरह से की जाती है। भाभी, अब कैसा लग रहा है? मैंने अच्छे से कमर पर दवाई लगा दी है, आप आराम से सो जाओ। मैं आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद उठकर खा लेना। रेणुका जाने लगती है, तभी शोभा ने उसका हाथ पकड़ लिया और रो पड़ी। उसको रोता हुआ देखकर उसकी सास भी आ जाती है और उसे चुप कराती है। रेणुका, तुम बहुत अच्छी हो। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैं आपकी अच्छी बहू नहीं बन सकी। पागल है क्या? ऐसी बातें क्यों बोलती है? तू बहुत अच्छी है बहू। चल चुप हो जा, नहीं तो और तबीयत खराब हो जाएगी। शोभा की आंखों में पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। उसको समझ आ जाता है कि चालाकी से हम किसी का दिल नहीं जीत सकते। दिल तो शराफत और प्यार से ही जीता जाता है।